आगे कंटिन्यू करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लेते हैं। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो हमें याद करना पड़ेगा। और उसको याद करने का एक ही तरीका है कि उसको रट लो। रट लो। इसी ये जो फॉर्मूला है इसी को 4-5 बार बोलेंगे तो अपने आप दिमाग पे आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला नहीं याद करना है, ये वाला याद करना है। ठीक है। लॉग ई को हटाएंगे तो लॉग 10 आ जाएगा और साथ में 2.303 आ जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला है 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। टी कॉन्स्टेंट है तो पी वी कॉन्स्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर गैस फॉर गिवन कंडीशंस, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो पी वन पी वी कॉन्स्टेंट है तो हम अगर लिखेंगे कि पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू हो जाएगा। पी इनिशियल वी इनिशियल पी फाइनल वी फाइनल। मान लो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो बात वही आ जाएगी कि वॉल्यूम को बढ़ा दो प्रेशर को कम कर दो, दोनों का प्रोडक्ट वही रहेगा। तो यहाँ से हम वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल से पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल निकाल सकते हैं। तो इसी को मॉडिफाई करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि वर्क डन इक्वल्स टू 2.303 एन आर टी लॉग पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। ठीक है। बट हमें याद इसी वाले फॉर्मूले को रखना है कि वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज 2.303 nRT log V final upon V initial। V final upon V initial अगर नहीं निकल रहा, मान लो ग्राफ दे रखा है उसके अंदर V final V initial की वैल्यू नहीं दे रखी, P initial और P final दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल थोड़ा सा क्या दे रखा है। In this process, pressure and volume of system change but temperature remain constant. In an isothermal process, the exchange of heat between the system and surrounding is allowed। क्योंकि यहाँ पे Q जीरो नहीं होता, डेल्टा T जीरो होता है। Isothermal process is carried out by either supplying heat to substance or by extracting heat from it। ये नॉर्मल सा सेंटेंस था। The process has to be extremely slow to be isothermal। ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन मिल जाता है, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस के बीच में, है। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वहाँ पर सारे प्रोसेसेस बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पर हीट एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिल पाता। और टाइम ना मिलने के लिए हमें वो सारे प्रोसेसेस बहुत फास्ट करवाने पड़ते हैं। आई बात समझ में। वैसे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए तो यहाँ पर हीट चेंज हो जाएगा। मान लो हम एक गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो अगर हम धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने सडन कंप्रेस कर दिया तो अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाएगा। तो जितने भी फास्ट प्रोसेसेस हैं जैसे बर्स्टिंग ऑफ टायर हो गया या फिर स्पीड ऑफ लाइट के जैसे है, और बहुत ज़्यादा सडन प्रोसेसेस हैं जो उनके अंदर, वो जो प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे एडियाबैटिक हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेसेस हैं वो सब के सब आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अब इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। पी वी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे के आ जाएगा कांस्टेंट, और तब हम बोल सकते हैं कि पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जब हमने कांस्टेंट बताया तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा और पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये जो इक्वेशन आ गई है हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। है बात समझ में। और इसीलिए जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए ग्राफ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, हाइपरबोला। ठीक है। आइसोथर्म जो है हमारे पास ग्राफ पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वो एक हाइपरबोला होता है। आई बात समझ में। अब मान लो हमें दो आइसोथर्म्स दे रखे हैं जैसे इस वाले क्वेश्चन में दे रखे हैं। दो आइसोथर्म्स दे रखे हैं हमको, दो ग्राफ दे रखे हैं। तो इनके लिए हमसे पूछ लिया कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा है वो बताओ। आई बात समझ में। तो हम वो कैसे बताएंगे।
देखो, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब दो कर्व्स दे रखे हैं, दोनों का टेम्परेचर अलग है। इस वाले कर्व के लिए T1 टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हर पॉइंट पर T1 रहेगा। इस वाले कर्व के लिए हर पॉइंट पर टेम्परेचर T2 रहेगा। बट इनमें से ज़्यादा कौन सा है वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कोई भी एक चीज़ फिक्स कर लो। मान लो हमने वॉल्यूम फिक्स कर लिया, तो सेम वॉल्यूम पर किसका प्रेशर ज़्यादा है, T2 वाले का या फिर T1 वाले का? T2 वाले का। अब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। आई बात समझ में? तो T2 का प्रेशर ज़्यादा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया सेम वॉल्यूम पर, तो T2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब मान लो कि हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो सेम प्रेशर पर देख लो कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। एक ये वाला कर्व है, एक ये वाला कर्व है, तो इस वाले कर्व के लिए सेम प्रेशर पर वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से, ये तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यूज मैग्नीट्यूड तो इक्वल होने चाहिए ना। तो T2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी T1 से। यही था इसमें। अब वापस आ जाते हैं ऊपर, कॉन्टिन्यूएशन। पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, वर्क डन का हमने फॉर्मूला निकाल ही लिया। अब जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, एक बार हम फ्लोट की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। Q इक्वल्स टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई। अब डेल्टा ई की वैल्यू होती है F/2 NR डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, तो जो डेल्टा यू है वो भी जीरो हो जाएगा। तो जो वर्क डन है वो हमारा हीट के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए जो क्यू होगा वो ही हमारा वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अब जब हम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में भी आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला सेम रहता है, बट उसके अंदर क्या होता है, आगे माइनस आ जाता है बस। तो हमें इससे केमिस्ट्री का भी याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इट इज़ क्लियर दैट होल ऑफ द heat energy supply to system is utilized by system in doing external work, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में हीट गई नहीं। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो जब पी और वी के बीच में कर्व है, आई बात समझ में, जो पी और वी के बीच में कर्व आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। उसके लिए स्लोप निकालना है, तो डी पी बाई डी वी करते हैं स्लोप के लिए, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस डी वाई बाई डी एक्स। तो जो स्लोप आएगा वो पी अपॉन वी ही आएगा, बट आगे बस हमें माइनस लगा देना है, क्योंकि इसके लिए जो स्लोप है वो नेगेटिव साइड में हाइपरबोला है। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए जो स्लोप है वो आएगा माइनस पी बाई वी। आगे बात समझ में? और इस प्रोसेस के लिए जो पी वी है वो कांस्टेंट रहता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जो हम एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए जब डिफरेंस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक तो ये वाला डिफरेंस आ जाता है कि आइसोथर्मल के लिए पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, और एडियाबैटिक के लिए पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है। और जब हम स्लोप निकालते हैं दोनों प्रोसेसेस के लिए, तो आइसोथर्मल के लिए माइनस पी बाई वी आता है, और एडियाबैटिक के लिए आगे गामा आ जाएगा, माइनस गामा पी बाई वी। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके लिए स्लोप की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दोनों के अंदर पीवी कर्व भी बनाते हैं हम। आई बात समझ में? दोनों प्रोसेसेस के लिए हम पीवी कर्व बनाते हैं। और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब ये रहा हमारे पास। अब जब एक और आइसोथर्म बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, स्लोप तो सेम ही आएगा ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकता। बस टेम्परेचर की वैल्यू अलग होती है, प्रेशर की वैल्यू अलग हो सकती है। जो उसकी शेप है वो तो सेम ही रहेगी हर केस के अंदर, जितने भी मर्जी आइसोथर्म्स बना लो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट जब हम आइसोथर्म बनाते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए पीवी कर्व, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी कर्व बनाते हैं, तो वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्लोप अलग अलग हैं। जैसे हमारे पास पीवी कर्व था, मान लो हमारे पास आइसोथर्म प्रोसेस ये आया। अब जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है वो क्या है, उसके लिए स्लोप स्टीपर है। तो मान लो हम स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है,
तो मान लो हम इनिशियल पॉइंट सेम थे, तो जो स्लोप की वैल्यू है वो एडियाबैटिक के लिए ज़्यादा है, तो हम उसको और झुका के बना देंगे, क्योंकि इसके केस में स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो ये इंटरसेक्ट कर गया। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, है ना? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट देखने को मिलता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक स्लोप के ग्राफ के केस में, जब हम दोनों को एक साथ प्लॉट करते हैं। तो मेन डिफरेंस हमें यहीं पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स लॉ इज ओबेड इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये देखो, बी सी जी। तो बॉयल्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट कर देते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स तो सारे जितने भी ग्राफ्स हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लूसाक लॉ, इन सब के अंदर नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहते हैं। Next point, the graph between pressure and volume of a given mass of a gas at constant temperature is known as isotherm or isothermal curve of gas. Two isotherms for a given gas at two different temperatures are shown. ये देखो, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते दो आइसोथर्म्स, क्योंकि स्लोप की वैल्यू सेम रहती है, शेप सेम रहती है। बट जो एडियाबैटिक है उसके लिए स्लोप स्टीपर रहता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे बना रखा है। जो आइसोथर्मल है उसके लिए स्लोप ये था, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा। एडियाबैटिक में जब स्लोप आएगा तो वो गामा ऐड हो जाएगा, है ना? यहाँ पर देखो गामा ऐड हो गया, माइनस गामा पी बाई वी, क्योंकि यहाँ पे पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू बढ़ गई तो स्लोप स्टीपर हो जाएगा, इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए नीचे आ जाएगा। आगे हम देखेंगे अलग अलग। देखो जैसे ये है, ये वाला ग्राफ सब कुछ क्लियर कर देगा पीवी के लिए। अगर आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन आ गया, इनिशियल पॉइंट मान लो ये था। अब क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ देगा वो कि गैस कंप्रेस हो रही है या फिर एक्सपैंड हो रही है। अगर कंप्रेस हो रही है मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो हम इनिशियल पॉइंट से इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ ये वाला बनेगा। आई बात समझ में? एडियाबैटिक के लिए स्लोप सबसे ज़्यादा, मतलब स्लोप की स्टीपनेस सबसे ज़्यादा, स्लोप सबसे ज़्यादा एडियाबैटिक के लिए, फिर आइसोथर्मल के लिए, फिर आइसोबारिक तो हाई कांस्टेंट। और मान लो कि उसको कह रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम वॉल्यूम इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आइसोबारिक के लिए हो गया, या आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल। ठीक है, ये डिफरेंस था। और ये दो प्रोसेसेस अलग अलग फॉर्म में भी दे रखे हैं। इससे वो हमसे अलग अलग ऑर्डर पूछ सकता है कि किस प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो वो सिंपली ऐसा सवाल पूछ ले कि हमारे पास तीन टाइप के प्रोसेस दे रखे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। तीनों में बताओ कि किस प्रोसेस के अंदर वर्क डन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो हम ऐसे नहीं बता सकते। हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन में कि वो कंप्रेशन की बात कर रहे हैं या फिर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। अब ये वाला प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन का केस है। तो आइसोबारिक के लिए स्ट्रेट लाइन, इनिशियल पॉइंट तो सेम रहेंगे सबके लिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। तो हम ऊपर तो जाएंगे नहीं, अंडरस्टूड सी बात है कि वॉल्यूम भी बढ़ा दें, प्रेशर भी बढ़ा दें। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम ही होगा। अब एडियाबैटिक के लिए स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है तो एडियाबैटिक का केस नीचे आ जाएगा। इसमें वर्डन का ऑर्डर निकाले तो एरिया इंटू पीवी करो, वॉल्यूम एक्सिस। आइसोबारिक के लिए सबसे ज़्यादा एरिया है, फिर आइसोथर्मल के लिए एरिया है, फिर एडियाबैटिक के लिए सबसे कम। तो वर्डन का ऑर्डर ये आ गया। ठीक है, पी फाइनल हम देख ही रहे हैं किसके अंदर है। पी फाइनल का ऑर्डर भी पता चल गया है कि यहाँ पर है एडियाबैटिक के लिए सबसे कम, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक के लिए तो वही रहा। डेल्टा पी भी देख लेंगे इसी से कि इनिशियल और फाइनल प्रेशर के बीच में डिफरेंस कितना है, तो सब कुछ आ जाएगा इसी से। ऐसे ये वाला प्रोसेस है। अब ये वाला प्रोसेस है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो हम प्रेशर को बढ़ाएंगे ना कि घटाएंगे। आई बात समझ में? प्रेशर बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा कर्व। एडियाबैटिक के लिए स्कोप सबसे ज़्यादा तो एडियाबैटिक का सबसे ऊपर, फिर आइसोथर्मल और आइसोबारिक। ऐसे ही ऑर्डर ये वाला दे रखा है इसके लिए। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्म। आइसोथर्म को हमने अच्छे से पढ़ लिया, आई बात समझ में? अब हम चलते हैं हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ।
एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमारे पास आइसोथर्मल कॉन्टिन्यूएशन के कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स दे रखे हैं। ये हम बेशक पॉज करके रीड कर लेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक की तरफ चलते हैं। It is that thermodynamic process in which pressure, volume, and temperature do change, but there is no exchange of heat between system and temperature. इसके अंदर जो Q है, Q ही जीरो होता है। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी जीरो, आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक के लिए डेल्टा वी जीरो, आइसोबारिक के लिए डेल्टा पी जीरो। इसके अंदर डेल्टा क्यू जीरो नहीं होता, इसके अंदर क्यू जीरो होता है, हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसके अंदर देख लेते हैं। पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है इसके लिए। आइसोथर्मल के लिए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसमें पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और हमारे पास इसी को जब हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में बदल बदल के लिखेंगे तो तीन इक्वेशंस आती हैं। उनको याद करने का तरीका, सबसे पहले पीवी लिख दो। पीवी तो हम आइसोथर्मल में भी देख चुके हैं। फिर लिखो पीटी और टीवी, यहाँ वाले दोनों सेम है। फिर पीटी के बाद टी से कंटिन्यूएशन कर रहे हैं तो टीवी। अब इसको हम रट नहीं सकते इन द सेंस कोई ट्रिक नहीं बता सकते इसको याद करने की। इसका एक ही तरीका है कि इसको चार पांच बार लिख लो बोर्ड के ऊपर या फिर पेन पेपर के ऊपर, वो उसी से याद हो जाएगा। पी टी पीवी, सबसे पहले पीवी पीटी टीवी, गामा 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 माइनस वन वन माइनस गामा। इसी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, कुछ भी दे देगा, पी इनिशियल दे देगा, वी इनिशियल दे देगा, पी फाइनल दे देगा, वी फाइनल पूछ लेगा। तो पी वन वी वन गामा इक्वल्स टू पी टू वी टू गामा, तो उससे हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब इसके प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि कैसा आता है। आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो वर्क डन माइनस डेल्टा यू आ गया। अब इन सब फॉर्मूले से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, जो हमको सबसे बेस्ट सूट करेगा। बट जो मोस्ट ऑफन फॉर्मूला, कॉमनली यूज फॉर्मूला है, वो ये वाला फॉर्मूला है। आया बात समझ में? तो माइनस डेल्टा यू माइनस एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। एफ आर बाई टू की जगह सी वी लिख दिया तो माइनस एन सी वी डेल्टा टी। सी वी की जगह आर अपॉन गामा माइनस वन कर दिया तो माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। अब जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, माइनस हटाने के लिए हम टी इनिशियल माइनस टी फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी ऐसे ही है कि एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन गामा माइनस वन। सिंपल सी बात। आइसोथर्मल के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल है। केमिस्ट्री में माइनस आ जाएगा आगे बस। आई बात समझ में? इसके ये वाले फॉर्मूले के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका स्लोप भी बता चुके हैं ऑलरेडी। अब जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप की जो स्टीपनेस है वो बढ़ती जाएगी, स्लोप बढ़ता जाएगा। तो जब गामा की वैल्यू बढ़ती है तो मोनो एटॉमिक गैस की, मतलब मोनो ट्राइएटॉमिक से मोनोटॉमिक की तरफ शिफ्ट होता है। वैसे ये भी लिखा हुआ है, देखो 1.66 1.4 1.33 मैक्सिमम वैल्यू मोनोटॉमिक गैस की होती है। फिर नीचे आते जाओ डायटोमिक और ट्राइटोमिक, ट्राइटोमिक की वैल्यू सबसे लीस्ट होती है। तो जब हम ग्राफ देखेंगे, मान लो हमको एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए तीन कर्व्स दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से मोनोटोमिक गैस का कौन सा है, डायटोमिक गैस का कौन सा है, पॉलीटोमिक और ट्राइटोमिक या फिर पॉलीटोमिक गैस का कौन सा है। तो हम कैसे बताएंगे? हम देखेंगे कि स्लोप किसमें सबसे ज़्यादा है। जिसमें स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा मोनोटोमिक गैस के लिए होती है 1.67। इस तरह से हम बता सकते हैं। अब गामा आ जाएगा तो गामा से हम एफ भी निकाल सकते हैं, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इजीली निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख लेते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन। It means the work done by an ideal gas during adiabatic expansion is on the cost of change in internal energy proportional to the fall in temperature of gas. Fall in temperature of the gas क्यों बोला? ये हम ये सब पढ़ लेंगे और इजीली समझ आ जाएगा हमको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये है।
थ्योरेटिकल ये भी कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी हम इजीली पढ़ सकते हैं, ये भी सारा समझ में आ जाएगा आसानी से। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब फ्री एक्सपेंशन देख लो। मान लो हमारे पास दो बीकर्स थे, एक बीकर में गैस थी, दूसरी बीकर में वैक्यूम था। तो हमने बीकर हटाया, इस तरफ गई, अब उसने वर्क डन पूछ लिया। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। देखो जो फ्लोट के हमारे पास तीन यूनिट्स है ना, क्यू इक्वल्स टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू, ये सब निकाल लेंगे हम। देख लेते हैं क्या होता है। वर्क डन देखें पी डेल्टा वी। अब जब वैक्यूम है, वैक्यूम में तो प्रेशर जीरो ही है, वहाँ पे तो गैस है ही नहीं, तो प्रेशर जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हो गया, डेल्टा वी की वजह से नहीं हुआ, मतलब ये प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है, प्रेशर जीरो होने की वजह से हो गया। यही बात समझ में? यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रेशर जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि वैक्यूम के अंदर प्रेशर जीरो रहता है। अब वर्क डन जीरो है तो Q इक्वल्स टू डेल्टा यू हो गया। आई बात समझ में? अब Q जो डेल्टा यू है वो है F/2 NR∆T। ठीक है, जो Q है यहाँ पे देखो, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रोसेस इज एडियाबैटिक बिकॉज ऑफ आइसोलेशन इंसुलेशन। अब क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ मिलेगा कि एक ये वाला सिस्टम है और ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड है मतलब हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, तो क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यू की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो है। डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी तो जो डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो डेल्टा टी की वैल्यू भी जीरो होगी। तो देखो इंसुलेशन होने की वजह से ये एडियाबैटिक तो है ही साथ डेल्टा टी जीरो होने की वजह से ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो गया। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एडियाबैटिक भी हो गया, आइसोथर्मल भी हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। और इसके बारे में थ्योरेटिकल दे रखा, थोड़े बहुत पॉइंट्स, ये सब हम पढ़ लेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा ये हमारा। इस तरह से हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। यहाँ पर भी जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो सब दे रखा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट डेटा है हमारे पास, सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ग्राफ्स के बारे में भी बता चुका हूँ मैं। ये हमारे पास ग्राफ टैबुलर फॉर्म के अंदर दे रखा है कि आइसोथर्मल के लिए वर्क डन 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल है। एडियाबैटिक के लिए माइनस एनआरटी अपॉन गामा-1। अब देखो ऊपर का गामा हमने यहाँ डाल, देखो ऊपर से हटा के नीचे डाल दिया, तो गामा-1 की जगह 1 माइनस गामा होगा। तो इसको, ये जो फॉर्मूला है इसको काट दो, गामा-1 है और यहाँ पे माइनस लगा दो। जो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। आई बात समझ में? ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। अब अगर ऑप्शन वैसा आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वर्क डन इन एडियाबैटिक कंडीशन, तो एन आर टी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा भी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ वाला माइनस, यहाँ जो ऊपर वाला था वो हम नीचे ले आए, गामा-1 की जगह 1 माइनस गामा कर दिया। बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज में लाएंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पर हमारा मेन फोकस था। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है, पी डेल्टा भी वर्क डन जीरो हो गया। जो डेल्टा यू है वो क्यू के बराबर हो गया, और डेल्टा यू आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एन सी वी डेल्टा टी हो गया, सी वी आएगा यहाँ पे। ऐसे ही जो आइसोबारिक प्रोसेस है वहां पर वर्क डन पी डेल्टा वी रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज रहेगा। जो हमारे पास हीट है, हीट का फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये सी वी हो जाएगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम था तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? क्यू की वैल्यू होगी एन सी वी डेल्टा टी। आई बात समझ में? ऐसे आइसोबारिक के लिए होगी एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू की वैल्यू वैसे ही हम एन सी वी डेल्टा टी लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू इक्वल्स टू F/2 NR∆T और सी वी बराबर F/2 से हम डेल्टा यू को एन सी वी डेल्टा टी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो बस इतना ही था ये। आगे क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा थर्मोडायनामिक्स ख़त्म हो गया।
इसके बाद हमारा ये हीट इंजन आ जाता है। ये आई डोंट थिंक समझाने की ज़रूरत है, ये इजीली हम कर सकते हैं खुद से ही, है ना। तो बस हमारा यहीं तक था।